लीडर टीवी में एक बार फिर खुश आमदीद। हाँ, मज़हराबाद अब 83 आने वाला है और आपने देखा है भुट्टो साहब के बाद बेगम भुट्टो ने पार्टी की क़यादत संभाले हुए है। बेनज़ीर भुट्टो कैद में है, कैद से बाहर है। तो अब बेगम भुट्टो के साथ जो पुराने लोग हैं, जतोई साहब है, पीरज़ादा है, मुमताज़ है, अभी वो 84 में जाएंगे फ्रंट में, लेकिन अभी तक वो बेगम भुट्टो साहिबा के साथ है। ये MRD बनने से पहले के कुछ हालात पे आप बताएंगे कि ये किस तरह हुआ? देखिए, हम तो उस वक्त नए नए थे उसमें प्रोफेशन में, लेकिन कराची प्रेस क्लब बहुत बड़ा गढ़ था सियासी सरगर्मियों का, और वहाँ इस तरह के प्रोग्रेसिव ख़ासतौर पे पॉलिटिशियंस वगैरह आया करते थे, ये होते थे। और मैंने ख़ुद तो नहीं देखा, लेकिन ये था कि MRD की फॉर्मेशन का पहला गैर रस्मी इजलास कराची प्रेस क्लब में हुआ था। और क्योंकि एक उस वक्त तक वो था, भुट्टो की फांसी 79 की फांसी के बाद एक गैप सा था। ज़ाहिर है बेगम भुट्टो और बेनज़ीर हाउस अरेस्ट थी उसमें। उससे पहले जो पॉलिटिक्स हो रही थी वो एक पीपल्स पार्टी के लड़कों में गुस्सा था। वो पार्टी लीडरशिप से बड़े नाराज़ भी थे उसमें कि उन्होंने कुछ नहीं किया। लियारी जो आज का लियारी है उससे बड़ा मुख्तलिफ लियारी होता था। वहाँ जो ज़ेर ज़मीन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी पीपल्स पार्टी की, उसमें ये अली अंगोरो, अली सुनारा, ये सारे लड़के जो थे, वहाँ जो जितने भी खुफिया इजलास होते थे वो ज़्यादातर लियारी में होते थे या इन जगहों पे। तो वहाँ एक तरफ भुट्टो की जब फांसी से पहले भी हमें ये नज़र आया, ये जो खुदसोज़ी वाले वाक़यात थे, ये सारे थे, ये सब गुस्सा था कि पार्टी की। और जब बेनज़ीर से एक्सेस थी बेनज़ीर तक, तो उस वक्त लड़कों ने जाके शिकायत भी की थी। फिर बेनज़ीर ने एक मीटिंग रखी थी पार्टी के किसी कारकुन के घर पे, और उसने सारे लीडरों को कहा था कि भाई आप लोग आइएगा। तो जब वो वहाँ पहुँचे बहुत से लीडर्स, बेनज़ीर ने नाराज़गी का इज़हार किया कि आप लोग देखें लड़के बाहर निकलते हैं, कोई लीडर साथ नहीं होता, वो होता। इस तरह की चीज़ें चल रही थी। और ज़ाहिर है उस वक्त एक गुस्सा था जमात इस्लामी के ऊपर भी, दूसरों पर भी, और अपनी पार्टी के लीडर्स पे भी उन्होंने। लेकिन उसमें फिर कुछ जो भुट्टो की फांसी के गालबन 1 साल बाद, 1 साल हो चुका था फांसी को, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जैसे मीर गौस बख्श जो हैं, ये लोग हैं, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान हैं, इन्होंने वो कहा कि भाई कहीं ना कहीं तो इसको रोका जाए और पॉलिटिकल पार्टीज़ को तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद इकट्ठा करने की तरफ जाना चाहिए उसमें। तो और उसमें सबसे बड़ा मसला यही था कि बेगम भुट्टो के लिए, ख़ास तौर पे बेनज़ीर के लिए बड़ा मुश्किल था उन लोगों के साथ बैठना कि जिनके बारे में उन्हें शुक्क व शुबात थे कि इन लोगों का अगर डायरेक्टली हाथ नहीं है तो उन्होंने उस फैसले की तायीद ज़रूर की, उस फैसले की। दूसरी तरफ जमात इस्लामी वगैरह या JUP का रवैया निस्बतन मॉडरेट था मॉडरेट था। तो जब इसीलिए MRD की जब फॉर्मेशन की बात आई तो उसमें जमात इस्लामी को शामिल नहीं किया गया उसमें। तो उसमें फिर नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान वगैरह ने रोल प्ले किया, बिजंजो साहब ने रोल प्ले किया उसमें। और फिर पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे उनको ये कन्विंस किया, उन्होंने जाके बेगम भुट्टो को कन्विंस किया। तो काफ़ी रिलक्टेंस के बाद, और गालिबन उनकी फैमिली में आपस में भी यही हुई होगी, तो फाइनली बेगम भुट्टो ने एग्री किया इस चीज़ को, और बेनज़ीर ने भी एग्री किया। तो जब 81 में MRD वो हुई, उसके फ़ौरन बाद हाईजैकिंग हो गई। अब जब हाईजैकिंग हुई तो उसमें फिर सरदार अब्दुल क़य्यूम की जो है पार्टी सबसे पहले निकली। अदरवाइज़ भी वो जो थे तो राइटिस्ट वो आदमी।
तो उन्होंने उसकी बुनियाद बना के अपने आप को, लेकिन MRD नहीं टूटी और MRD में उस वक्त ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाईजैकिंग इस MRD को सबोताज करने के लिए हुई है। और फिर जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, ट्रांसफॉर्म हो रही थी और MRD बन गई थी, उसके मकासद वो थे, सारे वो हो गए थे कि डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल वो करेंगे। तो उस दौरान बेनज़ीर और बेगम भुट्टो मुल्क से चली गई थी। ज़ाहिर उनको बेगम भुट्टो की आँखों का ऑपरेशन वगैरह तो वो खैर। तो MRD की जब पहली तहरीक चली 14 अगस्त 1983 को, उससे गालिबन 2 दिन पहले एक सेटबैक हुआ जब अवामी नेशनल पार्टी, उस ज़माने में NDP थी। NDP की फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ यहीं सदर के पास यहीं गार्डन में NDP बनी थी, शेरबाज मज़ारी और ये वो। दिलचस्प बात ये थी कि उस ज़माने में जो पॉलिटिशियन वगैरह थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे जो ख़ासतौर पे कराची, MRD पे बोले मैं पार्टियों की साख्त और बनावट पे बाद में अलग आपसे वो सेरा, तो वो 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई पहले एकदम अचानक, और सबको बड़ा शौक हुआ कि ग़ुलाम अहमद बिलोर और बेगम नसीम वली ख़ान ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब ज़ाहिर है एक तहरीक के, और वो भी जनरल ज़िया-उल-हक़ के ख़िलाफ़ तहरीक, अचानक एक पार्टी वो, लेकिन पार्टी ने उसके बावजूद MRD ने तहरीक कहा कि तहरीक चलेगी। मुझे याद है मज़ार क़ायद पर के अहाते के अंदर ही जो है लोग जमा हुए, अच्छे खासे लोग जमा हुए, जतोई साहब ने तकरीर की वो थी। और उसके बाद जब मूवमेंट चली है तो ये एक्सपेक्टेड था कि कराची में उसका इतना ज़ोर नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जमात इस्लामी का वो था उसमें। लेकिन एक तकरीर मुझे याद है गालिबन 83 मूवमेंट के दौरान ही मौलाना शाह अहमद नूरानी ने कराची प्रेस क्लब में की थी। बहुत बैकयार्ड पे बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, और उसमें उन्होंने एक इस्टेब्लिशमेंट को, जनरल ज़िया-उल-हक़ को बहुत ज़्यादा चैलेंज किया था कि ये जो है आके मुल्क की तकदीर संभालने वाले, बनाने वाले कौन होते हैं, इस तरह की वो। लेकिन उसका जो ये नहीं कि पंजाब में बेशुमार गिरफ़्तारियाँ हुई वो हुई, लेकिन एक नया मूड, एक नई सियासी अंदाज़ नज़र आया कि जो सिंध के जागीरदार थे ना, वो जुलूस लीड कर रहे थे, चाहे वो मखदूम अमीन फ़हीम हो, चाहे वो जतोई हो, चाहे वो अपना दीगर मखदूम खलीक, मखदूम मुख्तलिफ, तो ये और वो बड़ी उस पर पूरी तहरीक में 800 के करीब लोग मारे गए। और वही एक मूवमेंट था जिसमें जतोई साहब को उन्होंने पकड़ इस लिहाज से काबू किया कि जतोई साहब के सामने जो है ये रख दिया गया कि आपका बेटा ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई 7 फ़ौजियों के उसमें इन्वॉल्व है, मर्डर में उसमें। और वो एक तरीके से जतोई साहब को ब्रेक करने में कामयाब हो गए। तो उस वक्त जतोई साहब फिर मुल्क से चले गए उन्होंने। फिर जब जतोई साहब वापस आए, उस वक्त तक अभी पीपल्स पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं थी, नेशनल पीपल्स। लेकिन उससे पहले एक और वाक़या हो गया था कि मुमताज़ भुट्टो, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, इन्होंने सिंध कन्फेडरेशन बना ली थी। तो वो सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही थी जो अंकल्स के बारे में बेगम भुट्टो और बेनज़ीर का ख्याल था, बेनज़ीर का ख़ास तौर पे। तो अंकल्स आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहे थे उसमें, माँ सिवाय उसके जैसे शेख रशीद, बाबा सोशलिज़म, या ये लोग डॉक्टर मुबशर वगैरह, क्लियर थे इख्तिलाफ़, वो तो आखिर तक क्लियर थे। शेख रफ़ीक, ये उसमें ये सारे लोग थे। तो जो सिंध में इंटेंसिटी बढ़ी थी, डॉक्टर गुलाम सेन वाले, हाँ। तो जब जतोई साहब का ऐलान हुआ गालिबन 84 में वापस आने का ना, तो उस वक्त तक वो पीपल्स पार्टी में थे उसमें, लेकिन ये अंदाज़ा हो रहा था। तो पीपल्स पार्टी के लड़कों ने यहाँ एक प्लान किया। उन्होंने कहा कि जतोई साहब को आने दो, हम शानदार इस्तकबाल करेंगे उनका। और उनके शानदार इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में लोग एयरपोर्ट पहुँचे। और उस एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन जतोई साहब ट्रक में सवार हुए। वो ट्रक मज़ार क़ायद था, और पूरे जुलूस में
सिर्फ एक नारा लग रहा था, भुट्टो फैमिली हीरो हीरो, बाकी सब ज़ीरो ज़ीरो। अब वो डायरेक्टली हिट कर रहा था जोतवी साहब को, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे उसमें। फिर बहरहाल उन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी, बाद में वो ऑफ द रिकॉर्ड वगैरह ये चीज़ें बताते थे कि मैं मजबूर था, ज़ाहिर है बेटे का मसला आ गया था। यही एक मरतबा मसला मखदूम खलीक के साथ हुआ था, मखदूम के साथ हुआ था। और जब जाम सादिक अली का पीरियड था, मखदूम खलीक को जाम सादिक ने नॉमिनेट किया, लेकिन उसने शर्त रखी कि मखदूम रफ़ीक से साइन करवा के लाओ, प्रपोज़र रफ़ीक होना चाहिए, रफ़ीक पीपल्स पार्टी सेनेट के लिए। उससे, हाँ, उससे पहले खलीक से बीबी नाराज़, जब उस जाम के साथ चला गया, वो चला गया तो भी उसको निकाल दिया। लेकिन रफ़ीक को मजबूरन उसने कहा कि वहाँ जो ख़ानदानी एक मसला था तो उसने साइन तो कर दिया उसने, लेकिन खैर बीबी ने कोई बहुत हार्श एक्शन नहीं लिया, तो उस वक्त तो सस्पेंड किया था। लेकिन ये कि अमीन फ़हीम भी बीच में नहीं बोले इस प्रोसेस में। तो एमआरडी की जो एमआरडी एज एन अलायंस पाकिस्तान का सबसे, न सिर्फ ये कि सबसे तवील अरसे तक रहने वाला अलायंस था, उसकी करारदादें आज भी तारीख़ का हिस्सा हैं और पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। वो एक ऐसा पीरियड था कि अगर 88 के इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो एमआरडी को साथ मिला के हुकूमत बनाती तो शायद आज पाकिस्तान की सियासत बड़ी मुख्तलिफ होती। और ग़ुलाम इसाक़ ख़ान की जगह अगर नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान को सदर बनाया जाता तो ऐन मुमकिन है इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो जाती, लेकिन वो लड़ाई डेमोक्रेसी के लिए बेहतर होती। जब बेनज़ीर ने इतनी बड़ी पावर होने के बाद, जिसका इतराफ़ जनरल हमीद गुल ने भी किया कि जब 86 में बेनज़ीर आई थी और जितना बड़ा इस्तकबाल हुआ था उससे सब घबरा गए थे। फ़ौज के अंदर एक सवाल उठ गया था कि ये तो बहुत मैसिव क्राउड है, इसको हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रैप जो है वो उसमें कामयाब हो गए। IJI बनाई, IJI बनाने के बाद 88 में इलेक्शंस को जो मैनिपुलेट किया गया पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट। एमआरडी के फ़ायदे क्या हुए? एमआरडी का सबसे बड़ा फ़ायदा एक तो ये हुआ कि 81 से 88 तक आपको सिर्फ एमआरडी नज़र आती है, तो एक मुत्तफ़िक़ा अपोजिशन वॉइस, कोई बीच की वॉइस नहीं थी। जमात इस्लामी का प्रॉब्लम ये था कि वो जनरल ज़िया-उल-हक़ के उससे निकल आए थे, लेकिन उन्होंने रेफरेंडम को सपोर्ट करके जो है बहुत बड़ा अपने लिए एक छाप लगा ली उसकी। मगर फिर 85 आता है, उसमें जनरल ज़िया-उल-हक़ मरहूम इलेक्शन करवाते। हाँ, लेकिन 83 की एमआरडी के मूवमेंट का जो आप समझें कि जो फॉल आउट था, वो ज़िया-उल-हक़ पे प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया था कि आप मार्शल लॉ को हटाएं। तो सबसे पहले उसने रेफरेंडम की कोशिश की और इस्लाम को एक्सप्लॉइट किया, लेकिन उसके बावजूद लोग बाहर नहीं निकले उन्होंने। उसके बाद उसने गैर जमाती इंतखा, ये सारा एमआरडी का प्रेशर है, 83 की मूवमेंट का प्रेशर है कि आप रेफरेंडम की तरफ जाते हैं, फिर गैर जमाती इंतखा, सिर्फ पीपल्स पार्टी को आउट करने की गैर जमाती इंतखाबात की तरफ जाते हैं, और जुनेजो को लेकर आते हैं, लेकिन जुनेजो भी आपकी जो है जुनेजो पे हम बाद में बोलेंगे। मुख्तलिफ। तो ये एमआरडी की कामयाबी होना भी तो कामयाबी है। ये एमआरडी की कामयाबी थी कि आहिस्ता आहिस्ता एमआरडी ही की वजह से अल्टीमेटली जुनेजो ने भी शहरी आज़ादियाँ दी, असम्बली बनी, असम्बली में बहरहाल असम्बली का अपना एक वो होता है, तो वो जो एक सप्रेशन थी उसको हटाने में एमआरडी का तारीख़ी एक रोल रहा है, उसमें जो नज़रअंदाज नहीं किया जाता। एमआरडी की ही वजह से 85 का इलेक्शन हुआ, एमआरडी की वजह से जुनेजो का बिहेवियर ऐसा था, एमआरडी ही की वजह से, हालांकि सब गैर जमाती इंतखाबात से आए थे बाद में जमात, लेकिन अखबारात को आज़ादी मिलनी शुरू हुई। तो ये सारे मैं समझता हूँ कि उस इत्तेहाद का कायम रहना इतने अरसे और उसको बहुत ही अच्छे अंदाज में लेकर चलना, वो बहुत बड़ी कामयाबी होती है अगर, क्योंकि आपको तकरीबन आपको उसका समर मिल गया था। और जब 88 के इलेक्शंस हुए तो उस वक्त अगर ये फ़ैसला हो जाता कि एमआरडी की ही गवर्नमेंट बनेगी और बेनज़ीर भुट्टो
चाहे सीट नहीं adjustment- मज़र हाँ। 83 के बाद 85 आया ना, आपके ख्याल में ये MRD की गलती नहीं है बायकॉट करना? दो बड़ी चीज़ें पार्टी थी, हाँ 2 चीज़ें थी, या तो आप बॉयकॉट करते तो बॉयकॉट नज़र आता, लोग भी बायकॉट लोग बॉयकॉट करते नहीं निकलते। जब उसमें मेरा ख्याल है असेसमेंट में बहुत बड़ी गलती हुई, जो बाद और में वो मोहतरमा ने गलती कहा और भी। इसलिए नहीं बॉयकॉट करना चाहिए था क्योंकि MRD का एक्सपीरियंस आपको ये हुआ कि आपकी मूवमेंट जो है उसका प्रेशर जो है वो सिंध तक रहा, बहुत ज़्यादा पंजाब में हुई गिरफ्तारियां वगैरह, लेकिन तो वो एक आपको वो प्रोवाइड करता था कि 85 में आप जब बैठ कर ये फैसला कर रहे थे तो ऐन मुमकिन है कि ये कहा गया हो कि आप इलेक्शन में ना जाएं, क्योंकि बेनज़ीर और बेगम भुट्टो तो नहीं थे, फैसला तो जतूईद वगैरह ने किया था। तो ऐन मुमकिन है कि जानबूझ के कुछ लोगों को वो करवा के कि जी हम बॉयकॉट करेंगे, और क्योंकि बॉयकॉट करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं नज़र आई 85 में। आपने सिर्फ कहने से तो बॉयकॉट नहीं हो जाता। MQM बॉयकॉट करती थी, आप उससे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन वो साबित कर आज हम देखते हैं तो उस गलत फैसले की वजह से गोया पॉलिटिक्स को एक दूसरों के लिए स्पेस छोड़ दी उन्होंने। हाँ, वो तो जाहिर है वो एक स्पेस छोड़ दी, पॉलिटिक्स डीपोलिटिसाइज हो गई। अगर MRD ऐलान करती, जाहिर है अगर ऐलान करती MRD को तो नहीं लड़ने दिया जाता, लेकिन किसी ना किसी अंदाज में आज़ाद उम्मीदवार शक्ल देखिए 85 के इलेक्शन में एक तब्दीली शहरी सिंध में ये नज़र आई कि जमात इस्लामी को वोट नहीं पड़ा। जमात इस्लामी के बड़े ब्रिज जो बड़े बड़े रहनुमा महमूद आज़म फ़ारूकी वगैरह हार गए। ये चेंज थी, और ये चेंज में जहाँ हमें MQM का वो नज़र आता है, फिनोमेना नज़र आता है, हालांकि एंट्री नज़र आती है एक तरह से बिगिनिंग, वहाँ ये भी नज़र आता है कि वहाँ जो जमात इस्लामी और उसको लोगों ने एक तरीके से हराया उन्होंने उसको। तो ये मेरा ख्याल है ये सारी जो तब्दीलियाँ थी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन MRD का था। मज़हर अब्बास, हमारी आज की बातें यहाँ ख़त्म है। हम अभी जुनेजो साहब के दौर में चलेंगे, एक वक्फे के बाद फिर हम मिलते हैं हमारे साथ।